दोस्तों नमस्कार। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा है। ऐसा नारा जो भारत की आजादी के तुरंत बाद और चीनी क्रांति के तुरंत बाद दोनों देशों की निकटता के बीच दिल्ली से बीजिंग तक लगाया जाता था। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद की परिस्थितियों ने सब कुछ बदल दिया। और ध्यान दीजिए, नेहरू और माओ या कहें भारत और चीन की करीबी 1962 के युद्ध से पहले इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि दोनों देशों को लेकर अमेरिका और रूस का नजरिया, जो उस वक्त कोल्ड वार में जा चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था और दोनों ध्रुव जो ताकतवर ध्रुव थे ये मानकर चलते थे कि भारत और चीन अगर एक साथ हो गए तो फिर रूस और अमेरिका दोनों कहीं टिक नहीं पाएंगे। लेकिन 62 के युद्ध ने सब कुछ डगमगा दिया। नेहरू के दौर में 1962 और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में 2020 में लद्दाख के गलवान में जिस तरीके से हिंसक झड़प भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई, भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, चीन के 4 सैनिक मारे गए। उसके बाद से भारत ने चीन के साथ कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। स्थिति इतनी विकट भी रही कि 2020 के बाद ना तो भारत के विदेश मंत्री, ना भारत के रक्षा मंत्री, ना भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई भी चीन की यात्रा पर नहीं गया। भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं गए। और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात 2020 यानी गलवान में जो कुछ हुआ, उसके बाद ब्रिक्स की बैठक जो रशिया के कजान शहर में पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई, वहीं पर हुई और वहीं पर बैठक से हटकर तकरीबन आधे घंटे की बातचीत शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी में हुई। लेकिन उस दौर में भी संबंध बनाने की दिशा में तो बात हुई और जो तनाव था उसे कम करने को लेकर तो बातचीत हुई। लेकिन चुनाव के बाद जो अमेरिका के चुनाव थे, नवंबर में जब चुनावी रिजल्ट आए और जनवरी आते आते जब ट्रंप ने शपथ ली और उसके बाद जिन परिस्थितियों से अमेरिका ने पूरी दुनिया को चुनौती दी, चिताया, ट्रेड वार का ऐलान किया, ब्रिक्स को लेकर सीधे सीधे डॉलर के ऊपर खतरा करार दे दिया, चेतावनी दे डाली, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इजराइल और ईरान का युद्ध, अगर इन रास्तों से आप गुजरेंगे तो आप कह सकते हैं दुनिया के सामने अमेरिका की दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ना सिर्फ ट्रेड वार बल्कि युद्ध कब होगा, कब रुकेगा, कौन सा देश किससे टकराएगा, उस टकराने की एवज में कौन कितना व्यापार करेगा, उस व्यापार को लेकर कितना टैक्स किस पर लगाया जाएगा, सब कुछ अमेरिका तय करता चला गया। और इस दौर में भारत जिस भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, उसमें यह सवाल कतई नहीं आया कि भारत और चीन एक बार फिर एक साथ खड़े हो सकते हैं। भारत तो यह मानकर बैठा था कि पहली बार ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती और दूसरी बार ट्रंप का चुनकर आना एक रणनीतिक तौर पर भारत की जीत है और रणनीतिक साझीदार के तौर पर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका की जरूरत और दुनिया की बदलती परिस्थितियों में एक झटके में हालात बदलते चले गए और यही वजह है कि बदलते हालातों के बीच एक बार फिर या कहें पहली बार 1962 के बाद पहली बार एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जून के महीने में चीन जाते हैं, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बातचीत करते हैं, वो लौटते हैं और उनके लौटने के 24 घंटे के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन जाते हैं। वहां पर वो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, एससीओ की बैठक होती है। संयुक्त बयान जारी होने से भारत रोक देता है क्योंकि उसमें जिक्र टेररिज्म और पहलगाम और पाकिस्तान का नहीं था। इन दो परिस्थितियों के बाद एक झटके में अब कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चीन पहुंचेंगे। आज रात वो सिंगापुर में और कल वो चीन रहेंगे और परसों चीन के साथ
बैठक है, अलग से भी बैठक है, और एससीओ की बैठक जिसमें विदेश मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, उसमें रूस के विदेश मंत्री भी हैं, उसमें ईरान के विदेश मंत्री भी हैं, उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी मौजूदगी होगी, और वहां पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद होंगे। यानी 2020 के बाद जो तार पूरे तरीके से टूटे हुए थे, उसको जोड़ने का प्रयास एक एक करके हर कोई क्यों कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर कोई जानता है कि इस दौर में अमेरिका और चीन का युद्ध है। यह बाजार युद्ध है, यह ट्रेड वार है, यह सिर्फ टैरिफ को लेकर है, या फिर इस दौर में जो साउथ चाइना सी उसकी जो परिस्थितियां थी, उसमें जो क्वाड बनाया गया और स्पेशली भारत को उसमें शामिल अमेरिका ने किया, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के इस क्वाड में भारत को यह सोचकर शामिल किया गया था कि जो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी है उसको रोकना होगा, और उसमें भारत की बड़ी अहम भूमिका होगी। और इस भूमिका के जरिए वो एशियान की बैठक हो, या फिर इस दौर में एससीओ की बैठक हो, या फिर ब्रिक्स की ही बैठक क्यों ना हो, तमाम बैठकों में भारत की मौजूदगी पश्चिम देशों के हितों को देखेगी, अमेरिका के हितों को देखेगी। लेकिन एक झटके में चीन के साथ भारत के रिश्ते इस दौर में किस दिशा में जा रहे हैं, और क्यों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, उसका जिक्र हमने शुरू में इसीलिए किया क्योंकि इससे पहले कोई परिस्थिति कभी नहीं बनी जो इस बार बन रही है। तो क्या यह ट्रंप को घेरने की तैयारी है, या इस दौर में चीन जिस तरीके से साउथ चाइना सी में आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उसने किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि साउथ चाइना सी से सटे हुए जो भी देश हैं उन सभी देशों को एक लिहाज से अर्थव्यवस्था के सहारे, व्यापार के सहारे, बाजार के सहारे, या तो कहें सबको अपने साथ ले लिया, या कहें सबको खरीद लिया। यह परिस्थिति साउथ चाइना सी में बनी है। और दूसरी तरफ भारत का बाजार, भारत का व्यापार, चीन के ऊपर भारत की मजबूरी, और इन सब के साथ पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना, अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को अपने साथ ले आना, ये तमाम परिस्थितियां दूसरी दिशा में चल रही है। लेकिन अब शायद एक ऐसे मुहाने पर भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों के लेकर चीन के करीब जाने से हटकर कोई रास्ता नहीं है। और जो भी भारत सरकार से सुझाव देने वाले या विशेषज्ञों की टीम है, या कहें जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में समझता है, जानकारी यह भी है कि अब सलाहकारों की टीम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वालों की टीम इस दौर में यह मान चुकी है कि चीन के साथ आपको रिश्ते बनाने होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से चीन का वर्चस्व इस पूरे इलाके में होता चला जा रहा है, समझ लेना होगा यहां पर कि चीन के साथ भारत 3,440 किलोमीटर लंबी सरहद है, 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद। और इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ 2020 में अगर आप गलवान को देखें तो उसके बाद ही सारी मुश्किल हालात पैदा होते चले गए, लेकिन व्यापारिक साझेदारी भारत और चीन के बीच रुकी नहीं, वो बढ़ती चली गई, बरस दर बरस बढ़ती चली गई। और इन सब के बीच जिस ट्रंप कार्ड को लेकर चले, उसमें चीन ने भारत के साथ संतुलन बनाने से एक कदम आगे अपने आप को यह कहकर रखा कि अगर पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल उसके अपने बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए नहीं करते हैं, या भारत उस दिशा में खड़ा नहीं होता है, जो चीन हर दिशा से समझौता करने को तैयार है। तो क्या भारत एक नए समझौते की दिशा में बढ़ चुका है, और इस बार भारत सिर्फ संतुलन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ठोस पहल के साथ चीन के साथ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि एक दीवार है भारत चीन के लिए अमेरिका के मार्फत, यानी अमेरिका की जरूरत है भारत, जो अभी तक नजर आते चला गया। लेकिन इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के भीतर जो व्यापक परिवर्तन इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद निकल कर आए हैं,
उसने कई मैसेज चीन को भी दे दिए, अमेरिका को भी दे दिए और भारत भी समझ गया। पहले जरा देख लीजिए किस तरीके से जिस साउथ चाइना सी को लेकर क्वाड बनाया गया, वो क्वाड आज की तारीख में पिछले हिस्से में डाला जा चुका है। यानी क्वाड की कितनी जरूरत है ये नहीं पता, क्योंकि इस दौर में कमोवेश हर वो देश जो साउथ चाइना सी को लेकर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान उनके मुश्किलों के साथ अमेरिका के पक्ष में था, वो एक झटके में इस दौर में चीन के साथ खड़ा हो गया है। कैसे हुआ है, पहले इस मानचित्र से आप समझ लीजिए साउथ चाइना सी और उसके इर्द गिर्द के देशों का मतलब है क्या। साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द आपको थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया ये तमाम देश नजर आ रहे होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस दौर में एक फिलीपींस को छोड़ दीजिए तो उससे हटकर कमोवेश सारे देशों के साथ आर्थिक संबंध इस वक्त चीन के हैं। लेकिन सवाल है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका को लेकर चीन ने जो अब घेराबंदी की है, यह एक शह मात का खेल तो शुरू हो चला है। तो क्या भारत इस पूरी परिस्थिति को देख रहा है, और यह परिस्थितियां है क्या? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जब कल पहुंचेंगे तो वहां पर चीन के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, और माना जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री भी इसी महीने के आखिर में भारत आएंगे, क्योंकि चार बड़े मुद्दे इस दौर में महत्वपूर्ण है। हमारी टीम ने इस पे जब काम किया तो बहुत साफ तौर पर नजर आया, मसला सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव की कमी का नहीं है, और यह महत्वपूर्ण है कि जो महत्वपूर्ण धातु यानी जो रेयर मटेरियल्स जिस पर निर्यात पर चीन ने रोक लगाई हुई है, भारत के कई सेक्टर धराशायी ना हो जाएं, उसको बचाना है। यह संकट अमेरिका के सामने भी है, और भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तो यह कह चुका है कि हमको उत्पादन ठप करना पड़ेगा जिन महत्वपूर्ण धातुओं पर रोक लगी है। यानी जयशंकर किसी भी हाल में वो रास्ता खुलवाएंगे। रणनीतिक सहयोग, और रणनीतिक सहयोग का मतलब सिर्फ ब्रिक्स, एससीओ या एशियान भर बिल्कुल नहीं है। बात उससे आगे और 1-to-1 की परिस्थिति में लाकर दोनों देशों को खड़ा कर रही है। इसके दायरे में सिर्फ व्यापार भी नहीं आता है जब आप रणनीतिक सहयोग का जिक्र करते हैं। रणनीतिक सहयोग एक लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संकट जो इस दौर में अमेरिका के जरिए ट्रेड वार कहें या सामरिक युद्ध की परिस्थितियों के बीच संबंधों के हेरफेर को समझें, दोनों जगहों पर क्या वाकई भारत और चीन एक साथ खड़े रहेंगे? लद्दाख नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो संकट लगातार चीन पैदा करते रहता और भारत की संप्रभुता पर वो हमला करता है, तो क्या संप्रभुता को लेकर भी इस बार समझौता हो जाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत और चीन के बीच क्या वाकई नारा हिंदी चीनी भाई भाई का लगने लगेगा? हमें लगता है इस परिस्थिति से पहले जरा समझ लीजिए, चीन ने जो पूरा विस्तार किया है उसमें पहली बार अमेरिका गायब है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चीन का वर्चस्व रोकने के लिए जो क्वाड बनाया गया उसकी बैठक आज इंडिया में होनी है इस साल के अंत में। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं कहा है यह बैठक होगी या वो आएंगे। विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इस पर कोई हरी झंडी नहीं दी गई। इस शहमात के खेल में जो रेल और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर से जो बेल्ट एंड रोड का जो पूरा कंसेप्ट चाइना का रहा, उसने दक्षिण पूर्व एशिया से होकर एक स्टील कॉरिडोर पहले ही बना लिया है। अब सवाल यह है कि देश के बाद दूसरे देश को आप देखते चले जाइए। मसलन वियतनाम पर जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उसमें 20% टैरिफ लगा, लेकिन वो 40% तब हो जाता है जब वो चीन के सहारे और चीन के रास्ते होकर अमेरिका जाएगा। तो एक झटके में वियतनाम और चीन करीब आ गए। वियतनाम ने यूनान से हनोई होते हुए हाईफोंग तक एक मानक गेज रेलवे को मंजूरी दे दी है, और यह चीन से दक्षिण चीन सागर तक सीधी जमीन तक पहुंच होगी। आप कह सकते हैं कि सीमावर्ती देश युद्ध की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यहां पर चीन जो है पटरियां बिछा रहा है।
वियतनाम से करीबी और उसके बाद थाईलैंड की स्थिति। थाईलैंड जो बैंकॉक से लाओस तक हाई स्पीड रेल का निर्माण कर रहा है, यानी ये सीधे जो कुनमिंग और वियंतियाने लाइन जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि अगले 5 बरस में यानी 2030 तक चीन के पास यूनान से थाईलैंड की खाड़ी तक बुलेट ट्रेन का एक मार्ग होगा, यानी यहां भी रास्ता दोनों देशों के बीच जुड़ गया। कंबोडिया कंबोडिया जो कभी एक औपनिवेशिक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन बेल्ट एंड रोड लेकर जब चीन आया तो फिर यह प्रमुख केंद्र बना दिया गया कंबोडिया को, और नोम पेन थाईलैंड और वियतनाम दोनों के लिए बकायदा एक हाई स्पीड रेल के लिए पैरवी कर रहा है। और चीन और कंबोडिया गठबंधन, अब सवाल है कि वह कोई युद्ध के लिहाज से नहीं है, सामरिक नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल, जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में दोनों के समझौते हुए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया यह भी अब दिखावा कुछ नहीं कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, सीधे सीधे चीन का जो कैपिटल है उसको वो अपना रहे हैं। उन्होंने भी बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट पे 7 खड़े हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो हुवाई को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में शामिल कर लिया। यानी वाशिंगटन या ट्रंप जो एक नियंत्रण का खेल टैरिफ के जरिए खेल रहे थे, उससे ये एक झटके में बाहर आए हैं। मलेशिया तो बंदरगाह और रेल को उन्नत करने के लिए चीन की बकायदा सरकारी कंपनियां जो हैं उनको अपने यहां आमंत्रित कर रहा है। 5G जो रोल आउट में मदद हुवाई कर रहा है। चीन के जो विरोधी नौसैनिक पहल इस इलाके में करना चाहते हैं, मलेशिया उनको इनकार कर रहा है, विनम्रतापूर्व ही, लेकिन इनकार कर रहा है, कहे तो अस्वीकार कर रहा है। और ये कोई संतुलन नहीं है, कोई तटस्थता नहीं है, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। दरअसल यह आपस में एक समझौता मलेशिया और चीन के बीच है। और इंडोनेशिया की स्थिति में तो समझे तो जेकोवी ने बकायदा BRI बुनियादी ढांचे के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जो BRI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ पूरा मसला, और चीनी EV जो है उसको उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यह भी खुले तौर पर है। और यहां पर इंडोनेशिया कह रहा है, जो उसके अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं, अब वो किसी दूसरे पक्ष के साथ जाने को तैयार नहीं है। उसकी नौसेना सबके सामने अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन किसी के साथ खड़ी नहीं होती है सिवाय चीन के। उसकी इकोनॉमी बीजिंग के ही ऊपर जाकर टिक गई है, यानी निर्भर उसी पर है। और यह सब कुछ कह सकते हैं कि चीन अमेरिका से कोई लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि एक घेराबंदी कर रहा है। और भारत इस बात को अब समझने लगा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर आप एशियान देशों को भी देखें तो एशियानों का रुख इससे पहले क्वाड को लेकर बार बार अमेरिका के पक्ष में था, या साउथ चाइना सी को लेकर एशियान की दृष्टि भी अमेरिका के पक्ष में जाती थी। लेकिन एक झटके में अब आसियान इकोनॉमी बीजिंग के साथ खड़ी हो रही है, दरवाजा खोल रही है, और यह मान लिया गया है कि जो जल डबरूमल जो बंद हो सकता था नहीं बंद होगा, चीन के लिए बिल्कुल नहीं। यानी रणनीतिक भूगोल जो है वो इस पूरे इलाके में ना सिर्फ बदला है, बल्कि बीजिंग ने इस दौर में आसियान देशों पर कोई दबाव नहीं बनाया। और यह पहली बार निकल कर आया कि वाशिंगटन पीछे छूटा, चीन सामने आसियान कंट्रीज के साथ आया। भारत भी इसका सदस्य है। इन्वेस्टमेंट कहिए, कनेक्टिविटी कहिए, या फिर आप कहें टिके रहने की क्षमता, तीनों परिस्थिति इस दौर में उस तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भारत भी हिस्सा है, आसियान, SCO और ब्रिक्स, इन तीनों जगह भारत की मौजूदगी और तीनों जगह चीन का वर्चस्व है। और भारत इस हकीकत को समझ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से हटकर अगर हम अपनी इकोनॉमी को भी संभालना चाहते हैं तो चीन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहले जाते हैं, रक्षा मंत्री उसके बाद जाते हैं, कल विदेश मंत्री जाएंगे। यहां पर एक सवाल हर जहन में होगा, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ या कहें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चीन ने खुले तौर पर मदद की पाकिस्तान की। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि उसी पाकिस्तान को लेकर और टेररिज्म के सवाल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में डिनर किया असीम मुनीर के साथ, जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं। यानी स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ जा रहा है तो चीन क्या करेगा?
या पाकिस्तान कोई बैलेंस बनाने का काम करेगा, जो बैलेंस अभी तक भारत बना रहा था, और उस पूरी प्रक्रिया के भीतर युद्ध की स्थितियों ने भारत के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए। तो क्या भारत अब समझ चुका है कि अब बैलेंस बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे साउथ चाइना सी में सिर्फ एक फिलीपींस है जो अमेरिकी डिफेंस कार्ड को बार बार खेलता है, और चीन के साथ बाकी कंट्रीज जो है लाभ उठा रहे हैं या कहें उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। आसियान के साथ भी अब एक मर्जर की स्थिति में दोनों देश खड़े हो गए हैं। तो क्या भारत की इकोनॉमी जिस लिहाज से चीन के साथ खड़ी है, हमें लगता है उसको एक बार देखना चाहिए। इकोनॉमी की रफ्तार जो चीन के साथ बरस दर बरस बढ़ती चली गई, अब उसमें एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने की स्थिति में भारत चीन के साथ संबंध बनाकर अमेरिका की घेराबंदी कर रहा है, अमेरिका को थ्रेट कर रहा है, अमेरिका के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है। यह तो कुछ दिनों के बाद सामने आएगा, लेकिन फिर भी यह बिजनेस डील की जो परिस्थिति है, जो अमेरिका के काउंटर में भारत और चीन एक साथ हैं, उसका एक ग्राफ तो देख लीजिए। यानी बात व्यापार की बढ़ते बढ़ते 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल भारत में आता है, और 2025 में यह लगभग 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, जो चीन का कच्चा माल या अलग अलग क्षेत्रों का माल जो भारत आएगा। इसमें रफ्तार आएगी, महज सिर्फ इतनी बात है। यह बात इसके आगे की है, क्योंकि इन सब के बीच रूस और चीन नजदीक आए हैं। यानी वो काल नहीं है जब कोल्ड वार था और उस वक्त भारत और चीन करीब थे, हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगता था, वो स्थिति नहीं है। अब उसके आगे की स्थिति है जिसमें रूस भी चीन के साथ खड़ा है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने बकायदा सीधे तौर पर कहा कि नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर कोई सिक्योरिटी अलायंस या सैन्य गठबंधन अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ना करे। विदेश मंत्री सार्गई लावरोव जो हैं, उन्होंने नॉर्थ एरिया की परमाणु नीति को भी सही बताया, और अगर आप उनके कोट को सुने तो उन्होंने कहा, हम चेतावनी देते हैं कि इन रिश्तों का, यानी अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान आपसी रिश्तों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ गठबंधन बनाने में ना करें, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो। यानी नॉर्थ कोरिया के साथ जो डिफेंस डील रूस ने की है, उसमें साफ तौर पर है किसी पर भी हमला होगा तो दोनों देश एक साथ खड़े होंगे, और माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और इन सब के बीच नाटो के जरिए अमेरिका बड़ी तादाद में हथियार यूक्रेन को देगा। परिस्थितियां उलझी हुई हैं, और भारत के सामने यह संकट है कि भारत अपनी इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, पुराने पारंपरिक संबंधों के आश्रय देखे, या फिर जिस अमेरिका के आश्रय वो बढ़ा था आगे, उसमें कम से कम 2025 में ट्रंप के शपथ लेने के बाद स्थितियां नाजुक हो गई। तो अब उसे नया रास्ता बनाना होगा, क्योंकि चीन और रूस अगर नजदीक आ चुके हैं, चीन और ईरान नजदीक आ चुके हैं, चीन और एशियान नजदीक आ चुके हैं, एससीओ में चीन की चल रही है, ब्रिक्स में चीन की चल रही है, तो यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि भारत अब जिस दिशा में बढ़ेगा, वह दिशा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चाहे ना लगवाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां तो बना ही रही है जिसमें पहली बार भारत और चीन दोनों उस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका एक वक्त 1962 से पहले की परिस्थितियों में अमेरिका और रूस तक चेत जाते थे। क्या वो परिस्थिति दोबारा से बनेगी? शायद यह उस मीटिंग में तय होगा जो तियानजिन, जो चीन का शहर है जहां पर एससीओ की बैठक भी होनी है, और चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात भी होनी है। लेकिन वजीरों की यह यात्रा यही नहीं थमेगी। भारत के भीतर जितने भी व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए, एक्सपोर्ट के साथ जुड़े
ऑर्गेनाइजेशन है, सभी चीन की यात्रा पर जाएंगे। समझौते और मुलाकात दोनों तेज होंगी। ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भारत और चीन के करीब आने की कहानी कहता है। इंतजार अमेरिका का करना होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।